जय हिंद। देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई अभी किस मोड़ पर पहुंची है और हार्मुज जल संधि के अंदर अभी क्या क्या चीजें हो रही है, और अमेरिका झूठ बोल रहा है कि वो बहुत जल्दी लौट जाएगा। एक्चुअल अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। तो एक एक करके समझते हैं कि इस हार्मुज के पास, इस फारस की इस खाड़ी में आखिर क्या चल रहा है। देखिए, अमेरिका जो है वो फारस की जल खाड़ी को खुलवाने के लिए और ये हार्मुज को खुलवाने के लिए अपने 5,000 नौसैनिकों को, मरीन कमांडो को यहां भेज रहा है। तो आखिर यहां उतारेगा कैसे? इसके लिए उसे एक ऐसी जहाज की जरूरत है जिसे एम्फीबियस एयरक्राफ्ट कहते हैं। ये क्या करते हैं सब? ये एम्फीबियस एयरक्राफ्ट में, जिसमें यूएसएस वास्प है और यूएसएस त्रिपोली है, ये जहाज क्या करते हैं सब? ये 7th फ्लीट के हिस्सा है सब। ये कई डेक के होते हैं, कई लेयर के होते हैं। इसके ऊपर में हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जहाजें खड़ी रहती हैं, और इसके अंदर के डेक में फौजी के रहने का जगह होता है, बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, ग्राउंड अटैक के लिए सारी सामानें रखे रहते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़ा छोटा होता है लेकिन बड़ा काम कर देता है, और इसके ऊपर से लगातार जहाजों को उड़ा उड़ा के भेजा जाता है। अब जो जहाजों में फ्यूल खत्म हो गया है या मिसाइल भरनी है तो ऊपर नहीं भरते, यहाँ साइड में देखिएगा हैंगर होता है। ये लोग क्या करते हैं, इसको डाउन करते हैं और इसके अंदर वाले रेक में लेके चले जाते हैं। तो जैसे जो उतरा उसको इधर से अंदर भेज देंगे, उसमें सारा सिस्टम लोड होगा, मिसाइल, गोली बारूद, बंदूक, और फिर इसको इधर से ले आके निकाला जाएगा यहाँ पे। तो ये कंटिन्यू फ्लाई कराते रहते हैं। इसके अंदर लगभग 5,000 सैनिक रह सकते हैं। इन 5,000 सैनिकों को लेके एक बार में इसमें चला जाता है। इसमें गाड़ियां, ट्रक्स वगैरह सारी चीजें लोड हो जाती हैं, जिससे कि एक युद्ध करने में इन लोगों को आसानी हो। और इन सैनिकों को वहां रहने के लिए, सोने के लिए, उनके आराम करने के लिए, खाना बनाने के लिए मेस रखा जाता है जहां वो खाना पीना बना सके। वहां इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, इनका जॉगिंग के लिए जिम वगैरह सारी व्यवस्था रहते हैं। कोई बीमार पड़ गया तो सबके लिए हॉस्पिटल वगैरह सब रहता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर गाड़ियां होती हैं, टैंक होता है, हवर क्राफ्ट होते हैं। ये सब एम्फीबियस होते हैं जो पानी पे भी चल सकते हैं और जमीन पे भी उतर सकते हैं, और इसी में सेना वगैरह सब रहती है। ऊपर लड़ाकू जहाज और हेलीकॉप्टर रहते हैं। तो ये किसी देश के आगे रुककर मरीन कमांडोज के लिए सबसे बेस्ट जगह प्रोवाइड करता है। अब इसमें समझते हैं, जब इतनी भारी भरकम लाव लश्कर है इसके अंदर, तो इसकी सुरक्षा देना भी जरूरी होता है। तो इसकी सुरक्षा चारों ओर से दिया जाता है। जहाज के बाएं साइड को हम कहते हैं पोर्ट, और दाहिने साइड को बोलते हैं स्टारबोर्ड, पीछे को बोलते हैं स्ट्रेन, और सामने वाले हिस्से को बोलते हैं बो। ये लेफ्ट साइड हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट साइड को हम पोर्ट कहते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक भी है, लेफ्ट में 4 अक्षर होता है और इसमें भी 4 अक्षर होता है पोर्ट में। अब बाकी राइट साइड को हम लोग बोलते हैं ये बोट, ये स्टारबोर्ड, आगे बो और पीछे स्ट्रेन। इन चारों ओर से रक्षा करने के लिए इसके कई जगहों पे अलग अलग मिसाइलों की सिस्टम लगी होती है, जिसे हम क्लोज इन वेपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज इन वेपन सिस्टम ऑटोमेटिक फायर करता है अगर दुश्मन इसके ऊपर कोई मिसाइल दाग देता। ईरान का कहना है कि आओ, हम इंतजार कर रहे हैं, हम इसी पे मिसाइल मारेंगे। ईरान क्या करेगा? पहले 200 ड्रोन भेज देगा, फिर 200 छोटी मिसाइलें भेज देगा, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल भेज देगा। भैया कोई ना कोई तो लगेगा, उड़ जाएगा ये। तो इसको भी खतरा है, लेकिन ये चल चुका है ईरान की ओर, वहां पर हमला करने के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम में क्या क्या वेपन सिस्टम रखता है तो समझिएगा। वो 116 रैम मिसाइलें रखता है, और ये जितनी मिसाइलें हैं ये इसकी 2 सेट आगे रहते हैं, 4 सेट बीच में और 4 सेट पीछे रहते हैं, यानी टोटल 8 सेट ये मिसाइलें होंगी। जितना बोलेंगे वो सबका 8 होगा, 2 आगे 2 पीछे 4 और 4 बीच में 8 होगा। अब ये रैम मिसाइल क्या करती है? अगर दुश्मन का कोई भी जहाज आ रहा है तो बिना पूछे ऑटोमेटिक मार के गिरा देंगी, और ऐसे ऐसे इस पे 8 लगे होंगे। उसके बाद से सी स्पैरो, ये भी 8 संख्या में लगे होंगे मिसाइलें। सी स्पैरो थोड़ी लॉन्ग दूरी से अगर कोई मिसाइल या ड्रोन या कुछ भी आ रहा है तो उसको जाके ये मार सकता है, सी स्पैरो मिसाइल। इसकी भी संख्या 8 जगह लगाई रहती है। अब उसके बाद पॉलेक्स जो क्लोज इन वेपन सिस्टम फायरिंग गन है, इसकी भी संख्या बहुत ज्यादा होती है। सबकी संख्या 8-8 की होगी, चारों डायरेक्शन में रहेगा हर जगह पे, चाहे कहीं से भी कोई आए। और ये जितने मिसाइल सिस्टम है ये 80 डिग्री ऊपर तक मार सकते हैं और 20 डिग्री नीचे तक मार सकते हैं, यानी हवा से भी कोई आएगा तो मारेंगे और पानी में से भी कोई आएगा तो उसको भी ये मार देंगे सर। अब ये देखिए, गोलियों को बिछा देता है, एकदम पानी की तरह गोली बिछा देता है। 1 मिनट में 6,000 गोली मारता है। कुछ ड्रोन आए, मिसाइल आए, कुछ हुआ, मार के गिरा देता है। लेकिन इसकी भी एक कैपेसिटी है, 500 ड्रोन यहीं पे आ जाएंगे सर, जब गोली खत्म होगा, चेंज होंगे तो एक पे मार देगा यहाँ पे। तो इसलिए हर चीज का सैचुरेशन है। भारत को भी ईरान और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है इससे सीखते हुए नए नए चीजों को डेवलप करने की जरूरत है। हालांकि भारतीय सेना इसमें कर रही होती है। भारतीय सेना किसी चीज को करती है तो बहुत दिखावा नहीं करती है, लेकिन अपना एयरफोर्स, नेवी और आर्मी इस चीजों के लिए तैयारी कर रही है। अब अगला डिफेंस के लिए इसके ऊपर कौन सी मिसाइल होती है? वो 38 mm मशीन गन लगी होती है, और ये मशीन
मशीन गन जो होती है इसके बुलेट इतने मोटे होते हैं और ये हर अलग अलग डायरेक्शन पे लगे रहेंगे। दो ठो पीछे लगा देगा, साइड में लगा देगा, दो कुछ इधर लगा देगा, ऐसे हर जगह पे इसे लगा के रखेगा। और ये मशीन गन है, बहुत हैवी मशीन गन है, बुलेट प्रूफ हो या दीवार, लोहे की दीवार हो, पूरा छेद के निकल सकता है। ये सारा मशीन इस एयरक्राफ्ट कैरियर के सुरक्षा में है। इसके ऊपर ब्राउनिंग मशीन गन भी लगे होते हैं। ये मशीन गन अगर कोई छोटा बोट है या छोटी पनडुब्बी है या कोई तैर के आ रहा है की कोशिश कर रहा है तो उसको ये सब मार के गिरा देते हैं सब। और इनके पास चेन वाली मशीन गन होती है ताकि इसकी सुरक्षा किया जा सके। अगर कोई बोट बहुत फास्ट स्पीड से आ रहा है तो उसमें ऑटो कैनन लगा होता है या तोप मार के गिरा देते हैं सब। दुश्मन का अगर हवा में कोई लड़ाकू जहाज आ गया तो उसके लिए एयर डिफेंस की इसके ऊपर बहुत सारी मिसाइलें लगी होती हैं। अब ये एयर डिफेंस की मिसाइलें के साथ साथ अटैक मिसाइल को भी लेके चलता है जिसे हम वर्टिकल लॉन्च सिस्टम कहते हैं। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम ये खड़ी खड़ी मिसाइलों को एक एक पीस इसके अंदर रख देता है। अब आप गौर करके देखिएगा, ये जो ढक्कन दिख रहा है इस सब में, ढक्कनों में एक एक मिसाइल है सारे में। अगर इसे अटैक करना है तो सब में से एक एक निकलेगी, इसी तरह से आराम से निकलेगा और जाके कहीं पे भी मार देगा। तो ये चलता फूटता पूरी तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये। अगर अमेरिका के इस एम्फीबियस जहाज को कोई डुबाने के लिए पनडुब्बी आएगी तो पनडुब्बी की खासियत क्या होती है, वो पानी के अंदर होती है और इसे साइलेंट किलर कहते हैं। तो जैसे पनडुब्बियों का पता चलेगा, ये जहाजें अपने साथ पानी के अंदर चलने वाली मिसाइलों को लेकर चलते हैं। तो पानी के अंदर चलने वाली मिसाइलों को टारपीडो कहते हैं। तो ये लोग टारपीडो लॉन्च कर सकते हैं। टारपीडो जब लॉन्च कर देते हैं तो ऊपर टारपीडो ट्यूब होता है, वहां से लॉन्च कर देते हैं और टारपीडो जाके इसे हिट कर सकता है और पनडुब्बी को भी मार सकता है। लेकिन इस यूएसएस जो आपका वास्प है या फिर यूएसएस त्रिपोली है, इसे ईरान से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर ही रखा गया है यहाँ पर। और यहाँ पे जो हैंगर होते हैं, यहाँ से जहाजों को रेडी करके नीचे ले जाके अंदर ले जाते हैं, जिसमें सारी फ्यूलिंग सिस्टम होती है। दो दो हैंगर लगे होते हैं और अंदर का सिस्टम देखिए, जो हैंगर के अंदर का है, ये लिफ्ट लेके इसे अंदर आया है और अंदर का पूरा ये सिस्टम है। जब इसमें पूरी मेंटेनेंस हो जाएगी, फ्यूल, हथियार, गोला बारूद सब भर दिया जाएगा तो फिर इसे हैंगर के बाहर ले आया जाएगा और फिर इसे हैंगर से ऊपर खींच के और रेडी, जो ऊपर जो भी जहाजें रहती हैं वो रेडी फॉर फाइट रहती है। इसके ऊपर F-35B जहाजों को रखा जाता है। इन जहाजों की खासियत होती है कि ना इन्हें उतरने के लिए एयरक्राफ्ट की रनवे की जरूरत है, ना उड़ने के लिए। ये क्या करते हैं, वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते हैं, खड़े खड़े उड़ जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर में ना इंजन होता है, देखिए अपर थ्रस्ट भी होता है और इनके नीचे इनका जो नोजल होता है, इन्हें ये मूव कर सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं अपने नोजल को और इससे अपने थ्रस्ट को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये उतर भी जाता है वैसे ही, नीचे उतरेगा फिर यहाँ ले आके इसे खड़ा कर देंगे। तो रनवे की जरूरत ही नहीं है इन जहाजों को, F-35 जहाजों को। और ये जहाज बहुत ही एडवांस होते हैं, इनके पास एवियोनिक्स, इनका जो काउंटर रडार सिस्टम है, हर तरह की निगरानी करते रहते हैं। कई जहाजों में चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है, इसके अंदर इनबिल्ट सीढ़ी होती है, इसको लगा के ये बंद कर देता है। इसका हेलमेट कई करोड़ का आता है, 150-200 करोड़ का तो इसका हेलमेट ही आता है। दुनिया का सबसे महंगा हेलमेट है। इसको आगे स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, सब इसी में मिल जाता है यहाँ पे। और ये इसके अंदर का एवियोनिक सिस्टम है जिसपे ये हमला करता है। तो ये बहुत एडवांस है। इसको भी ईरान मार के गिरा दिया और ये पूरी दुनिया में अमेरिका की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। भारत को भी कह रहा था कि रूस का सुखोई 57 प्रोग्राम छोड़िए और हमारे F-35 में आइए, इसे कोई नहीं मार सकता है। और उसे हम सस्ता मिसाइल से मार के गिराया है। अभी भारत मजा ले रहा है, क्या हो अमेरिका, आपका तो ये कोई मार ही नहीं सकता था। अब इस एम्फीबियस जहाज से सैनिकों को अचानक से ले जाने के लिए बड़े हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है और साथ साथ वो हेलीकॉप्टर फास्ट भी होना चाहिए। इसके लिए ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर सबसे परफेक्ट होता है। ये ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर की खासियत क्या होती है, शुरुआत में तो ये हेलीकॉप्टर की तरह होता है, इसका आकार बड़ा होता है, पहले ये टेक ऑफ कर लेता है। टेक ऑफ जब कर लेता है बड़े आकार के बाद, तो ये अपना जो विंग्स ऊपर दिख रहा है इसे नीचे लेके चला आता है सामने। तो यहाँ ऐसे उड़ रहा था तो हेलीकॉप्टर की तरह, और जैसे सामने हो गया तो हवाई जहाज बन गया। तो ये उड़ जाता है हेलीकॉप्टर की तरह, फिर ये मूव करके नीचे आ जाता है, हवाई जहाज की तरह बन जाता है। तो ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का मिश्रण है, फटाक से एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर देता है। और बड़े संख्या में फौजियों को ले जाने के लिए सुपर स्टालियन हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। ये बल्क हेलीकॉप्टर होता है, 3 BHK घर की तरह होता है और इसमें बड़े आकार के होते हैं। इनमें लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जीप को, तोप को, टैंक को, सैनिकों को बड़ी मात्रा में जब ग्राउंड अटैक के लिए रेडी करके ले जा सकता है, ताकि इसे ईरान में इसे जब उतारना होगा तो। और अगर ऐसा तो नहीं है कि ईरान में उतरेंगे तो लोग चुपचाप मुंह देखेगा, और वो अपने बोल रहा है ईरान वेलकम टू हेल, आओ सोच रहे तुमको हम यहाँ जहन्नुम दिखाते हैं। तो वहां पर ग्राउंड अटैक के लिए ये 2 तरह के हेलीकॉप्टर का यूज करता है, वेनम हेलीकॉप्टर और वाइपर हेलीकॉप्टर। ये अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं, नीचे उड़ान भरते रहते हैं और हर डायरेक्शन से फायर कर सकते हैं। लेकिन इन लोग को पता नहीं है कि ईरान जो है
वो ग्राउंड में जमीन के अंदर सुरंग खोद के रखा है। इनको नया वियतनाम बना देगा। अमेरिका वियतनाम में लड़े थे, 20 साल लड़ के भागे थे। अफगानिस्तान में भी लड़ के भागना ही पड़ा इन लोगों को। तो ये कितना काम आएगा इसको हम लोग देखना पड़ेगा। और इसी के अंदर ये टैंक्स होते हैं, ये हवरक्राफ्ट है, ये पानी में भी चल सकता है, जमीन पे भी चल सकता है। तो ये अपने ऊपर जीप, टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियां, ये सब ले आके ग्राउंड पे अटैक करते हैं। तो जमीन पे ये ग्राउंड पे अटैक करेंगे, ऊपर से हेलीकॉप्टर, वाइपर और वेनम इनको सुरक्षा दे रहे होते हैं, और पैरेलल यहाँ हेलीकॉप्टर ड्रॉप कर रहे होते हैं। मशीनरीज वगैरह एक साथ ले आकर एक समुद्र का छोटा सा एरिया बीच का ये लोग पहले कब्जा कर लेते हैं, फिर धीरे 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 करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तो यही इन लोग का ग्राउंड अटैक का ये होता है। और इधर यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया कि हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे, और जबकि पुतिन ने अपनी सेना भेजने के लिए कह दिया। अब बेंजामिन नेतन्याहू बिजी हैं लेबनान पे आक्रमण में। अब अमेरिका के सैनिक का क्या होता है, यहाँ पे एक दूसरा अफगानिस्तान तो नहीं बन जाता है। और इस युद्ध में अमेरिका अपने जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, निमित्ज हो गया या फिर जिराल्ड और फोर्ड कैटेगरी का हो गया, ये एयरक्राफ्ट कैरियरों को लगभग 400-500 किलोमीटर दूर रखा है और बहुत दूर छुपा के रखा है। क्योंकि अगर इस पर अटैक हो गया ना तो पूरी दुनिया में अमेरिका की बेइज्जती होगी, और अमेरिका को मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान पे परमाणु बम मारना पड़ेगा। तो अगर ईरान पे परमाणु बम मारा तो रूस तुरंत मारेगा यूक्रेन के ऊपर। अब ईरान पे परमाणु बम इसीलिए नहीं मार रहा है कि जिस दिन मारा उसके अगले हफ्ते ही मारेगा जेलेंस्की को, उड़ा देगा यूक्रेन को। ये दुनिया में परमाणु बम रखने अलग चीज होता है, जल्दी कोई चलाता नहीं है परमाणु बम। और ईरान जो है वो साइबर वारफेयर और मनोवैज्ञानिक वारफेयर में बहुत आगे निकल रहा है। उसने क्या किया है, जो स्कूलों पे अटैक करने का आदेश देने वाले कमांडर थे जिन्होंने मिसाइल हमले का आदेश दिया था, उनका फोटो जारी किया है और पूछा है कि आपके घर में बेटियां नहीं हैं, आप कैसे सो लेते होंगे। ईरान के हैकर्स ने अमेरिका की FBI जो खुफिया एजेंसी है उसके प्रमुख काश पटेल का ही निजी ईमेल हैक कर ली थी। हालांकि उन्हें लगा कि बहुत बड़ा जानकारी मिल जाएगा, हैक लेंगे तो कुछ खास मिला नहीं। इनका 2-4 तो डांस करते हुए फोटो, तो अमेरिका में ये सब शराब, डांस, ये सब चीजें तो नॉर्मल चीज होती है। दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका ईरान के पर्शियन काल के जो वहां पर पर्शियन काल के जो पुराने धरोहर थे उनको ऊपर हमला करना चालू किया है, और ईरान की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को मारना चालू किया है। बदले में ईरान ने भी उधर उसकी यूनिवर्सिटी उस समय मारना चालू कर दिया है। उधर दोनों मिलकर मार रहे हैं। अब दोनों ओर से हो रहा है। ट्रंप डेली उठपटांग बयान दे रहा है, कह रहा हमको जो हमला करना था हमने कर दिया, हमने रिजीम चेंज कर दिया और परमाणु बम नहीं है। अमेरिका ने देख लिया ईरान के पास यूरेनियम भी नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग 2 हफ्ते में ईरान पे हमला करके वापस आ जाएंगे। अगले दिन कुछ और बोल देता है। हमेशा इसका बयान देखिएगा, फ्राइडे के दिन कुछ और होगा, मंडे के दिन कुछ और होगा। ये बयान तब देता है फ्राइडे के दिन जब शेयर मार्केट बंद हो जाए, उसका मंडे के दिन कुछ और कर देता है। तो शेयर मार्केट बड़ा ऊपर नीचे हो जाता है युद्ध में, कुछ भी बोल रहे हैं यहाँ पर। और इधर देखेंगे तो अर्जेंटीना, देखिए इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी अगर कहीं रहते हैं तो अर्जेंटीना में रहते हैं। अर्जेंटीना ने क्या किया है, IRGC यानी ईरान की जो आर्मी उसको मिलिट्री आतंकवादी घोषित कर दिया। ले ये सब तो गजब है सब भाई, आतंकवादी को आतंकवादी घोषित करो ना। एक से कहिए ना अर्जेंटीना से, अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं मानेगा। ईरान के सेना को मार दिया, आतंकवादी बोल दिया सेना को। सोचा तो नहीं, मजाक मत बनाओ, और ना इसे उसका फायदा उठाने लगेगा सब कि भैया ये तो किसी को आतंकवादी बोल देता है। और इतना ही नहीं, सच में इसे अंग्रेज सभी दोगला होता है सब। समझिए कैसे। इस आदमी का नाम है अल जुलानी। ये आदमी अल जुलानी है। अल जुलानी अलकायदा का साथ था, तो इसे अमेरिका और यूरोप ने आतंकवादी घोषित किया था। अल जुलानी ISI में था, ISIS में, तो भी आतंकवादी था। लेकिन अमेरिका ने अल जुलानी को ही पैसा दिया और कहा कि तुम क्या करो, यहां जो सीरिया है, सीरिया में बशर अल असद की सरकार को भगा दो। तो अल जुलानी अमेरिका से पैसा लेके बशर अल असद को भगा दिया। और जान के ताज्जुब होगा, इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट से हटा दिया और सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया। ये सब तो भाई हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आतंकवादी तुम मानते हो, कल को आतंकवादी के श्रेणी से हटा दिए। अब ये क्या मतलब हुआ, जिसे तुम ग्लोबल टेररिस्ट कह रहे थे, ग्लोबल टेररिस्ट, उसको सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया और यूरोप की संसद में ले जाके घुमा रहा है सब। ये जुलानी को वहां ले जाके जुलानी को घुमा रहा है यहाँ पे अमेरिका में। अमेरिका एकदम कब किसको क्या कहेगा। तालिबान को इसी ने बनाया, तालिबान को इसी यही क्या हम लोग के लिए सरदर्द हो जाते हैं सब। अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को यही लाया, पैसा दिया, और उसका जब इसी को मारा तो इसको खराब लगने लगा। हर जगह यही करते हैं सर। ब्रिटेन कह रहा है ईरान से, ब्रिटेन कि ईरान ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को
प्रतिबंधित और बाधित कर दिया है। तो ईरान ने कहा है कि पिछले 47 सालों से आप जो हमको बंद किए थे तो अच्छा लग रहा था, हम 2 हफ्ता से बंद किए तो चिल्लाने लगे। तो भैया इसमें पूरे ग्लोबल ट्रेड पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अब दोनों तरफ से ना अलग अलग लेवल के वार किए जा रहे हैं और यह वार एक बहुत खतरनाक मोड़ लेने जा रहा है। आप इसे समझिएगा। सऊदी अरब का यहाँ पर जेद्दा शहर जो है, यहाँ पे 2 धार्मिक शहर हैं, एक मक्का शहर है और एक मदीना शहर है। अब ये मक्का मदीना धार्मिक शहर है। सऊदी अरब ने क्या किया है, इस मक्का से थोड़ा दूर एक शहर है, नाम है ताइफ। ताइफ शहर है यहाँ पर, और ये मक्का से जस्ट सामने है। देखिए यहाँ पर मक्का के जस्ट सामने ताइफ, हम इस नक्शा में बना देते हैं। ये है मक्का और ये जो ताइफ शहर है ये जस्ट इसके सामने है। सऊदी अरब ने क्या किया है, ताइफ शहर में अमेरिका को सैन्य अड्डा दे दिया है। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने इस ताइफ शहर से यह भी आदेश दे दिया, अनुमति दे दिया कि इस सैन्य अड्डा से ईरान के ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। अब जरा समझिएगा, ईरान जब उधर से मिसाइल मारेगा, ईरान जब उधर से मिसाइल मारेगा तो तैफ पे लगे तो ठीक है, लेकिन अगर ये मिसाइल आगे गया तो सीधे मक्का शहर पे जाएगा, और यहां पे मक्का शहर पे अगर आ गया तो वहां खाने काबा है। अब ये धार्मिक रूप चौपट कर देगा सब। अब बताइए, यहां पर सैन्य अड्डा है, यहाँ एकदम आमने सामने ईरान मारेगा तो एकदम, अगर 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, जो सऊदी वगैरह में काम किए होंगे उन लोग को ये आइडिया होगा। तो ये युद्ध कब तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेता है ये किसी को नहीं पता चलता है। दुनिया अजीब रोल में जा रही है। जैसे ये खबर आया तो रूस के पास चेचन्या है, रूस का निचला एरिया चेचन्या है, और ये रूस के सबसे खतरनाक चेचन लड़ाके होते हैं सब। अब इन चेचन लड़ाकों ने कह दिया है कि हम कैस्पियन सागर पार करके ईरान में चले आएंगे। अब रूस और ईरान में कनेक्टिविटी हमेशा सबसे इजी रहेगी, क्योंकि यहां पे है कैस्पियन सागर, और इन कैस्पियन सागर में यहां पर चीन और रूस का ज्यादा दबदबा है। वो यहां से ईरान में डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अभी चीन को जो भी हथियार देना है वह पहले पहुंचाता है रूस में, और रूस पहुंचाता है कैस्पियन सागर से ईरान में, तो उसकी सप्लाई नहीं रोक सकते हैं। यानी ईरान ने तो दुनिया को निचवा से रोक दिया है और अपने ऊपर से चालू रखा है, ऊपर से अपने चालू रखा है। तो ईरान इधर चल रहा है, और अगर चेचन चले आए तो ये अलग लेवल का युद्ध चला जाएगा और बहुत लंबा युद्ध चला जाएगा। और अगर ये युद्ध लंबा गया और ईरान को ये लोग अफगानिस्तान की तरह तहस नहस करें और यहां पर कोई मिलिटेंट ग्रुप आ जाएगा, तो वो मिलिटेंट ग्रुप अब क्या हमला करेंगे सब, क्योंकि अमेरिका की बोइंग कंपनी जो सिविलियन जहाज बनाती है वो लड़ाकू जहाज भी बनाती है, मिसाइल भी बनाती है। अब ईरानियन का कहना है कि अब हम सिविलियन को भी मारेंगे जो इस कंपनी का जहाज यूज करेगा। अब या तो इंडिया, चाइना, जापान, पूरी दुनिया में इन जहाजों को ग्राउंड करना पड़ेगा, और नहीं तो पता चला 1000 साल में एको बार मार दिए कंपनी का, तो लोग बैठने से डरेंगे। पता चला कह देगा टेस्ला में जो बैठेगा फोड़ेंगे यहाँ पर। और मान के चलिए किसी देश में एको को फोड़ दिया तो लोग टेस्ला खरीदने से डराएंगे। अब ये सब क्या है, सब इस पे चाल में है सब। और इनको ये सिखाएगा कौन, ये चेचन वाले, चेचनिया वाले इसी समय माहिर हैं सब यहाँ, कि कहेंगे तो अर्थव्यवस्था तोड़ दो यहाँ। अब ये किस रूप में ले जाएगा किसी को नहीं पता। इधर ही जेडी वेंस भाई साहब, ये पता नहीं कौन नशा में है, ये कह रहा है कि ईरान झोला में टांगने वाला परमाणु बम बनाया है। ए चाचा, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री बुझाता है कि नहीं बुझाता है? परमाणु बम में इतना रिएक्शन होता है, न्यूट्रॉनों की बम्बार्डमेंट कराई जाती है, कंट्रोल्ड बम्बार्डमेंट कराया जाता है, प्रेशर उतना होना चाहिए, टेम्परेचर। ये कौन चीज बोलते हैं कि झोला में बैग लेके परमाणु बम मारेगा? ऐसा छोटा परमाणु बम बनता ना तो पाकिस्तान से आतंकवादी सब डेली हम लोग के इंडिया पे आकर एक को बिक के चल जाता सब। वो तो गनीमत है कि इतना छोटा परमाणु बम नहीं बन सकता है। लेकिन ये अमेरिका का है सब, हाईली इंटेलेक्चुअल। हालांकि अगर ईरान कमजोर पड़ेगा और घिर जाएगा तो ईरान एटॉमिक बम के जगह पे डर्टी बम का यूज करेगा। डर्टी बम वो होता है जो ज्यादा तबाही नहीं पहुंचाता है, जबकि बीमारी फैलाता है। जैसे यूरेनियम भर के फेंक देगा, फास्फोरस भर के फेंक देगा, तो ऐसे जहर वाला फैलाने का काम करेगा, तो इससे ज्यादा दिक्कत आएगा। अब वो डूबता इंसान की कुछ भी कर सकता है, किसी को नहीं पता रहता है। और यहां पर हो सके तो वो आगे जाके इस तरह के डर्टी बम्स का यूज करेगा। पहले तो ईरान का जो अयतुल्ला खामैनी थे, उन्होंने कहा कि परमाणु बम नहीं बनाना है, परमाणु बम को नहीं बनाना है। लेकिन अगर ये युद्ध रुका, अमेरिका को तो रुकना ही पड़ेगा, अभी तक तो यही लग रहा है, और अगर ये युद्ध रुका तो याद रखिएगा 6 महीने के अंदर चाइना, उत्तरी कोरिया और रूस, तीनों देश का नाम याद रखिएगा, 6 महीने के अंदर चाइना, उत्तरी कोरिया और रूस और ईरान मिलकर
परमाणु बम 6 महीने में बना देंगे, क्योंकि इन लोग के पास यूरेनियम 235 है। यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 ही परमाणु बम के काम में आता है, 238 काम में नहीं आता है, और इसी से उसे छाना जाता है। ये सेंट्रीफ्यूल होते हैं, ये बहुत जल्दी बना देंगे सब ईरान। और आने वाले समय में कहाँ क्या होता है किसी को नहीं पता। ईरान ने इतना खतरनाक चाल चला, वो शुरुआत में अपने सस्ते ड्रोन, सस्ती मिसाइलें इतना मारा कि यूएसए का, उसके पड़ोसी देशों का, इजराइल का, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक में, सऊदी अरब में जितने एयर डिफेंस सिस्टम से आधे से ज्यादा खत्म हो गए सब। 80% उनकी मिसाइलें खत्म हो गई हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि हम ये जो ड्रोन आ रहा है इसको मारे या ना मारे। अब ये हाल हो गया है, तो आने वाले 1 हफ्ते में और मारेगा। उसने बोला 1 अप्रैल के इनके हम जितने बड़ी कंपनियां हैं उस पर मारेंगे। अमेजोन वाले पे मारियो दिया, सोचा 1 अप्रैल 8 बजे बोलकर मारियो दिया अमेजोन वाले पे। तो इतना एक्यूरेसी हो गया है उसको। और सऊदी अरब में अमेरिका का एवेक्स जहाज था। एवेक्स जहाज उसे कहते हैं कि जो पैसेंजर जहाज की तरह ही होता है, अंदर पूरे इसके सेंसर लगा होता है और ये रडार है। ये चारों डायरेक्शन में लगभग 600 किलोमीटर दूर देख सकता है, 600 किलोमीटर दूरी तक ये देख सकता है। ये एवॉक्स रडार होता है इसके ऊपर। और ये खड़ा था सऊदी अरब के किंग सुल्तान एयरबेस पर। और इस एयरबेस पर ईरान ने कितना पिन पॉइंट में हमला किया होगा कि इस जहाज में ये हिस्सा अगर टूट भी जाए, अगर ये बच गया, तो इसका मेन चीज ये होता है, ईरान ने इस खड़े जहाज पे जो हमला किया है, आप गौर करके देखिए कहां मारा है। एग्जैक्ट ये विंग, ये टेल स्टेबलाइजर दिख रहा है, एकदम इसी के ऊपर मारा है और सबसे मेन चीज उड़ा दिया है। 6-7 गो उसके पास अभी फिलहाल था, हालांकि टोटल उसके पास 15 है 16 है, उसको ही उड़ा दिया। एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार रहा है, उसका रिफ्यूलर, उसका एयरक्राफ्ट, ये रडार। तो ईरान जो है वो रडार और आंखों पर ही हमला कर रहा है, और ईरान को इसके लिए मदद कर रहा है रूस। अब ईरान की जो मिसाइलें हैं, जो पहले केवल 20% अपने टारगेट पर पहुंच पाती थी, बाकी इंटरसेप्ट हो जाती थी, अभी इंटरसेप्टर की संख्या खत्म हो गई है। और इतना सेचुरेट कर रहा है कि अब ईरान की मिसाइलें 80% अंदर तक जाके पेनिट्रेट करके चली आ रही हैं सब। और इन सब में दोनों ओर से बहुत नॉर्मल ह्यूमैनिटीज और पर्यावरण का लॉस हो रहा है। उधर ये ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, ऐसा थोड़े कि बैठे हैं सब, ये सब तो और ज्यादा एडवांस है। तो ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, खर्ग आइलैंड के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, पूरा पेट्रोलियम उड़ रहा है ईरान में, पूरा नालियों में पेट्रोलियम बह रहा है, और अल्टीमेटली आएगा नदियों और रास्ते के समुद्र में, समुद्री वातावरण नुकसान होगा। ईरान इधर से मारा, इजराइल के केमिकल फैक्ट्री पे मार दिया, केमिकल फैक्ट्री उड़ा दिया, वहां पर अलग बीमारी फैलने का खतरा हो गया है। और इसी बीच में पाकिस्तान, ससुरा ये बदतमीज ही रहेगा। देखिए कांड क्या ही है। पाकिस्तान कहा ईरान से कि भाई हमारी तुमसे दुश्मनी थोड़ी है, हमारे जहाजों को आने दो। तो ईरान पूछा कै गो जहाज है, तो कहा कि 20 गो जहाज है। 20 गो जहाज को परमिशन दे दिए। तो 20 गो जहाज को परमिशन दे दिया ईरान। एक पास 10 गो जहाज था, 10 गो जहाज था। तो ये क्या किया, दुनिया दूसरा देश को फोन किया, सुनो सुनो सुनो, मेरा देश का झंडा लगा दो, मेरा देश का झंडा लगा दो, अपना लेके जाओ, हमको कुछ पैसा दे दो, लेके जाओ। ससुरा 10 गो अपना जहाज निकाला है और 10 गो दूसरे का निकलवा दिया पैसा लेके। अरे ससुरा तो नहीं, क्या करेंगे सब, नहीं सबको कुछ नहीं पता है। बताइए ईरान के लोगों को लगेगा तो क्या सोचेगा सब। यहाँ ईरान आजकल जो यूज कर रहा है वो हीट सीकिंग मिसाइल और इंफ्रारेड मिसाइल का यूज कर रहा है। जो भी जहाज नीचे आ रहे हैं, नीचे आने वाले जहाजों के पीछे का जो इंजन का हीट होता है, उस हीट को पकड़ के उसके ऊपर ईरान मिसाइल लॉन्च कर दे रहा है, जो काफी हद तक सटीक लग रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के कई सारे ड्रोन F-35 तक को मार दिया, और इसमें उसकी सबसे ज्यादा मदद कर रहा है रूस। देखिए ईरान के पास अभी एक ऐसा ज्योग्राफिकल समीकरण है ना जो परमाणु बम से ज्यादा ताकतवर है उसके लिए। अब एक एक करके समझाते हैं कि ईरान आखिर किसके दम पर इतना उड़ रहा है, आखिर वो उसके पास है क्या और क्या ज्योग्राफिकल एडवांटेज उठा रहा है। सबसे पहले तो ईरान अभी लगभग 31 टुकड़ों में टूटा हुआ है, जो उसके मोज़ेक जो फौज थे अलग अलग टुकड़ों में, सबके पास अपनी मिसाइलें, अपनी सेना, अपनी आर्मी, यानी अब आपके पास बात करने की गुंजाइश खत्म। वैसे भी उसने टॉप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम लीडर, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश, सबको तो मारिए दिया है, टॉप लीडरशिप खत्म। तो अब बात करने की चांसेस खत्म, वो चारों ओर से मारेंगे और सबके पास अपनी मिसाइलें हैं, अपना ये है। तो इसलिए सुनते होंगे आज एक स्टॉर्म होगा तो पता चला ई वाला मारा है तो अगली बार ई वाला मारेगा। तो अलग अलग मोज़ेक में फैला हुआ है।
और उसके बाद इनकी सप्लाई खत्म नहीं होगी। इनकी सप्लाई क्यों नहीं खत्म होगी? क्योंकि ऊपर में कैस्पियन सागर है, और कैस्पियन सागर से रूस लगा हुआ है, और रूस से उधर से आके चाइना लगा हुआ है, वहां से वो सप्लाई कर देते हैं। रूस आराम से इन लोग को प्रोवाइड करा दे रहा है। आईआरजीसी जब तक रहेगी तब तक ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। और आईआरजीसी का एगो कमांडर रहे तब तो भैया इसको 31-32 टुकड़ों में तोड़ के रख दिया, कितना कमांडर को मारेंगे? और इन सारे लोगों को एक्यूरेट सैटेलाइट डाटा रूस और चाइना प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए आप देखिएगा कि ईरान जो जहाजों को मार रहा है, तो जहाज पे किधर मारना चाहिए किधर नहीं, एग्जैक्ट मार रहा है वहां पर, और उनको सैटेलाइट डेटा A to Z प्रोवाइड करा रहा है। चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान को भी सैटेलाइट डाटा पहुंचाया था। हालांकि इसमें ज्योग्राफी भी बहुत हेल्प कर रही है ईरान की। ईरान के अंदर है क्या, ये देखिए पूरा पहाड़ है और बीच बीच में रेगिस्तान है, तो यहाँ आके फंसना मतलब ये सेकंड अफगानिस्तान हो जाएगा उनके लिए, इस तरह का रेगिस्तान है। और हार्मुज जल संधि को ये लोग खुलवा कैसे? मान के चलिए अगर हार्मुज जल संधि खुलवा भी दिए तो ये क्या करेंगे सब, कभी कभी इस पर हमला करते रहेंगे सब, इंश्योरेंस कंपनियां भाग जाएंगी, ये एरिया जितना डिस्टर्ब रहेगा दुनिया अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएगी, या भैया ये हमला खत्म करो ना, हमारे लिए दिक्कत हो रहा है। तो ये ऐसे हारने वाले नहीं है, यहाँ पर इन लोग का अलग है। दूसरा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और किसी भी नेवी को मारने के लिए ये दो तरह के चीजों का यूज कर रहे हैं। एक तो 500-600 ड्रोन भेज देंगे, सब कोई ना कोई लग जाएगा। इसके अलावे इनके पास एक छोटी साइज की नावें हैं जिन्हें ये मच्छर फौज कहते हैं। इन नावों के ऊपर 4-4 को मिसाइल लाद देते हैं सब, और खूब स्पीड में लेंगे सब, ऐसे उसे चला के, और चारों मिसाइल फायर कर देंगे सब। और जब जहाज दुश्मन के जहाज में टैंकर में टकराने वाली होगी तो ये कूद जाएंगे सब समुद्र में, तैर के निकल जाएंगे अपना कहीं भी, और जहाज में आग लग जाएगी। तो इससे पूरी लोग परेशान है। अभी एगो ईरान से बिना परमिशन जहाज निकल रहा था, अमेरिका का है निकल रहा है, क्या दिक्कत है, यही मार के गिरा दिया सब वहां पर। तो हॉर्मुज को ये सब बंद रखेगा सब। अभी ईरान अपना सबसे खतरनाक चाल चलने जा रहा है, समझिए। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। पूरी दुनिया का 20% तेल यहीं से जाता था, इंडिया का 60% यहीं से जाता था, चाइना का 80% यहाँ से जाता था। अगर ओवरऑल पूरी दुनिया का देखेंगे तो 20 से 25% यहीं से जाता था। पूरे यूरोप में झमेला है, क्योंकि यूरोप वालों ने कहा था कि हम तेल नहीं खरीदेंगे रूस से। अभी रूस कह रहा है कि मत खरीदो, जाओ यहाँ से, रूस एक्स्ट्रा दाम पे बेच रहा है। अभी ये इसको तो बंद किया है, अगर ये बाब अल मंदेब को बंद कर दिया ना तो पूरी दुनिया का शिपिंग रूट बंद हो जाएगा, मतलब मेजॉरिटी 40% बंद हो जाएगा। एशिया से यूरोप का कनेक्शन फिर पूरी अफ्रीका से नीचे से होकर जाना पड़ेगा। और इसके लिए ईरान ने हूती रेबल्स को रेडी कर दिया है। अब ये हूती क्या है, यमन के निचले हिस्सा को कंट्रोल करते हैं हूती। उन्होंने अभी मिसाइल मारा है इजराइल के ऊपर, बैलिस्टिक मिसाइल। तो किसी भी रास्ते को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बड़ी फौज की जरूरत नहीं होती है, ब्लॉकेज करने के लिए जरूरत है, डिस्टर्ब करने के लिए क्या जरूरत है? आप वही लाठी लेके हाईवे पे खड़ा हो जाइए, कौन अब डिस्टर्ब करने के लिए क्या है, ढेला चला देगा, एगो मिसाइल मार देगा, ये कर देगा। तो व्यापारी सबके पास युद्ध की कला थोड़ी होती है। अब अगर ये चोक कर दिया तो पूरी दुनिया घुटने पे आ जाएगी, फिर या तो फिर परमाणु बम होगा या तो फिर अमेरिका के ऊपर प्रेशर हो जाएगा। इसके अलावे जो सबसे खतरनाक हथियार है ईरान का, वो है पड़ोसी देशों का वाटर डिसैलिनेशन प्लांट। ओमान हो गया, यूएई हुआ, कतर, बहरेन, सऊदी अरब, कुवैत, इन सारे शहरों में, सारे देशों में पीने का पानी नल से नहीं आता है, इन्हें डिसैलिनेशन प्लांट में साफ किया जाता है। और इन देशों के पास क्या है, सऊदी अरब के पास 20 गो डिसैलिनेशन प्लांट है। एक पे कहीं मारेंगे उड़ जाएगा यहाँ पे, और वो क्या करेगा, इस पे यूरेनियम डकल मार देगा या मरकरी डाल के फेंक देगा, सोच रहा जहाँ फूटे फूटे बाकी सब प्रदूषित हो जाए, कोई यूजो ना कर पाए। 20 गो इसके पास है, 4 गो इसके पास है, 6 गो उसके पास है। अगर ये डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिया तो इस गर्मी में अरब देश लोग पानी पानी के लिए तरस जाएंगे, त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। फिर ये अरब देश कहेंगे सर कि अमेरिका तुम अपना युद्ध लेके जाओ, हमारे यहाँ से हमारा झमेला नहीं है। ईरान अभी भरपूर ज्योग्राफी का फायदा उठा रहा है। हम लोग के लिए जो तेल है उसके टैंकर्स को परमिशन दिया हुआ है। और अब कई जगह पे क्या है कि गैसेज और पेट्रोलियम की किल्लतें भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन भारत सरकार भी क्या करेंगे, पूरे देश से अभी कहीं ना कहीं से हम लोग को भी इंतजाम करना पड़ रहा है। और होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कोई रेगुलर आदमी है तो एगो सिलेंडर खाली है, एगो अभी ये लगा हुआ है, तो उतना टेंशन नहीं रहता है। अभी जब ये युद्ध वाला स्थिति होता है ना, तो आदमी वो खलिक्का को लेकर दौड़ने के फेवर में चल जाता है, क्योंकि जो मिडिल क्लास आदमी है वो 2 पैसा सोचता है कहाँ से भी बचा सके। तो ये बहुत खतरनाक ईरान के पास इस चीज़ों को है। अभी अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। वो कह रहा है कि हमने तो रिजीम चेंज करना था, कर दिए। अरे यार, तो रिजीम चेंज करके किए क्या, वही तो फिर आ गए।
खोमैनी को हटा के फिर खोमैनी आ गए, वही तो वही हुआ। 20 साल अफगानिस्तान में लड़े, तालिबान के खिलाफ गए तो फिर तालिबान चला आया। ये तो वही हाल हो गया यहाँ पे। तो कौन सा चीजें को चेंज हुआ है यहाँ पे? हम जैसे लोगों को दिक्कत होता है, एशिया वाले देशों को, भाई हमारे सारे पड़ोसियों को मारते जाएगा, हम सामान बेचेंगे कहाँ? कि उधर से चाइना बचा हुआ है बेचने के लिए यहाँ पे। तो पूरी दुनिया में हम घिरते जा रहे हैं। लेकिन अभी पूरी दुनिया एक और है, नाटो उधर है, हालांकि नाटो भी धीरे धीरे आ रहा है, अमेरिका है, इजराइल है, दुनिया के इतने एडवांस देश हैं। अब पूरी तरह से घेर के रखे हैं ईरान को। ईरान का टॉप लीडरशिप मारा गया, लेकिन ईरान के सैनिक बहादुरी की तरह लड़ रहे हैं। ऐसे ही भारत में लड़ते थे महाराणा प्रताप, इसी तरह से यहाँ पे देखिए पूरी दुनिया की बात करें, अगर हिस्ट्री उठा के देखिएगा तो ईरान को, अफगानिस्तान को और यहां राजस्थान के राजपूतों को तलवार के दम पर कोई नहीं हरा पाएगा। अगर ऐसा लगेगा इन तीनों को, चाहे भारत के राजपूत हो या अफगान हो या ईरान हो, इन्हें अगर कोई लगेगा कि घुटने पे ला देगा तो ये मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी अपना स्वाभिमान नीचे नहीं करेंगे। आज भी देखिए मेवाड़ का एरिया, तो ये पहले पाकिस्तान भी तो भारत का ही था, तो ये पूरा एरिया यहीं रहा होगा, तो ये लोग को भी यहाँ असर पड़ेगा ना भैया, जहां रहेंगे लोग तो असर पड़ेगा। तो ये एरिया पूरा युद्ध का ही एरिया है। एरिया में तो एकदम वैसे ही लड़े थे जिस तरह आपको भी अगर लगे कि किस तरह से लड़े होंगे राणा प्रताप, और कितनी बहादुर रहे होंगे उस समय महाराणा प्रताप, जो आदमी और घोड़ा संहिते चीर दिए थे। और महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, और ऐसा नहीं कि केवल महाराणा प्रताप, वो एक बेल्ट है, ये मेवाड़ का एक बेल्ट है। यहाँ योद्धा होते ही हैं, यहाँ महिला पुरुष, अरे उनके पालने वाले घोड़ा हाथी तक युद्ध में डायरेक्ट लड़ाई लड़ते थे। यहाँ पर 80 जख्म था शरीर के ऊपर, राणा सांगा को 80 घाव खाए थे यहाँ पे राणा सांगा, बावजूद इसके लड़े हुए थे यहाँ पर। तो अगर ऐसा लगेगा कि कोई इन लोग को हरा देगा तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप इनके यहाँ जाइए कभी राजस्थान, पधारो मारो देश, इतना इज्जत सत्कार करेंगे, दिल जीत सकते हैं, प्रेम से बात कर सकते हैं, तो प्रेम से करेंगे तो ये सब कुछ निछावर कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों के ऊपर अगर सोचेंगे तो ये लोग हारने के लिए जन्मे नहीं लिए, ये मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इन्हें मंजूर है, लेकिन स्वाभिमान से ये समझौता नहीं करेंगे। तो ईरान के साथ अभी जो हो रहा है, लेकिन एक चीज है, ये कुवैत को मार रहा है, दुबई को मार रहा है, यूएई को मार रहा है, इस सब को मार के उजाड़ दिया है। तो जो भारत का आदमी है, अपना अपना वीजा और पासपोर्ट रेडी रहो, लेबर वीजा बहुत ज्यादा मिलेगा जाके वहां काम करने के लिए। तो अभी भारत का बहुत आदमी को वैकेंसी निकलेगा, ओवर टाइम भी पैसा मिलेगा वहां जाके काम करने के लिए। ऐसा ना उजाड़ा है ये सबको कि युद्ध के बाद यहाँ नौकरी का बहुत ज्यादा आने वाली संभावना होगी। अब नेक्स्ट हम ये समझा देंगे कि ईरान जो था कैसे पर्सिया से और ईरान बना, और कैसे पर्शियन सभ्यता को सिकंदर के समय किस तरह से हमला हुआ, सिकंदर के बाद अरब का आक्रमण कब हुआ, कैसे सिकंदर पूरे साम्राज्य को, और कैसे अरब ने यहां पर जो पर्शियन थे उन्हें इन्वेड करके बाहर भेजा। अब ये चूंकि 2000 साल पुराना हिस्ट्री हो जाएगा सिकंदर के समय से, इसको नेक्स्ट क्लास में हम समझा देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।